प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको कक्षा 10th का फिज़िक्स पढ़ा रहे थे। उस फिज़िक्स में जो पहला लेसन है, उस लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो बच्चे, परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग परावर्तन पढ़ चुके हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन पढ़ लिए हैं। पढ़ना है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए पुनः एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। रिफ्लेक्शन के लिए हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी या पलिसदार सतह से टकराती है तो उसका पूरा भाग वापस लौट जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में यही अंतर है। यहाँ पर आप लोग का आज का नया हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है, पहले वीडियो में इसका हम बता चुके हैं कि परावर्तन यदि है तो उसको हम उससे संबंधित हम लोग ये तो बताइए दिए थे कि परावर्तन के लिए सतह चाहिए। सतह कैसा है, तो उसके लिए उसके संबंधित हमने दर्पण पढ़ा था। उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन के लिए हम लोग लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस। लेकिन अभी हम लोग जाने कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये जो देख रहे हो ये पृष्ठ है, इन माध्यम का बंटवारा करता है। ये माध्यम का बंटवारा करता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो अपने रास्ता से विचलित हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जब यही प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने रास्तों से विचलित हो जाती है। इस विचलित होने की घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वे हम लोग पढ़ रहे थे, पीछे जो पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो चित्र देख रहे होंगे आप, चित्र नंबर ए और चित्र नंबर बी। तो ये जो देख रहे हैं कि जो उसमें बोलते थे किरण जब आ रही थी तो लौट जा रही थी, तो लौटने वाली को बोल रहे थे परावर्तित किरण। लौटने वाली को बोल रहे थे परावर्तित किरण और आने वाली को बोल रहे थे आपतित किरण। इसमें आने वाले को वही नाम रहेगा, आपतित किरण। लेकिन जैसे ही किरण माध्यम को चेंज करके दूसरे माध्यम में चली जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो देख रहे हैं कि जब आपतित किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो इसमें झुक रही है और इसमें दूर भाग रही है। यानी ये जो देख रहे हैं N1 N2, ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो जब आपतित किरण जब आपतित किरण पहले माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती है तो समझ जाइएगा कि पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम क्या है? सघन है। पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। जिसके अणु पास पास रहते हैं वो सघन है। अब यहाँ पर आ जाइए, इस चित्र में देख रहे हैं कि आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। अभिलंब से दूर हट रही है, तो यानी कि समझिएगा कि ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है। आप लोग से पूछेगा कोई कि सघन माध्यम किसे कहते हैं या विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि विरल माध्यम वह है जबकि आपतित किरण दूसरे माध्यम में जाकर अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन माध्यम वह है जबकि आपतित किरण दूसरे माध्यम में जाकर अभिलंब से क्या हटती है? दूर हटती है। तो बच्चे याद रखिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्तों से विचलित हो जाती है। इस विचलित होने की घटना को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का
अपवर्तन। अब यदि प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में अब ये आ गया होगा। ठीक है, अब अगला हेडिंग लेकर चल रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के लिख दिया गया है। यहाँ पर 2 नियम है, ये नहीं बताया गया, बस केवल लिख दिए हैं कि 2 नियम हैं। इसको सुनिए, और सुनने के बाद आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपके पास पहुँचेगा, यदि नए हैं तो फिर आप यूट्यूब के द्वारा कमेंट करिए जिससे आपकी सहायता किया जा सके। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। देखिए, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है कि किन्हीं 2 माध्यमों और एक रंग के प्रकाश के लिए, एक रंग के प्रकाश के लिए, दूसरा नियम इसका इम्पॉर्टेंट है कि एक रंग के प्रकाश के लिए ये होता है फार्मूला कि साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर बराबर होता है नियतांक। देख लीजिएगा, साइन आई बटा में साइन आर बराबर होता है नियतांक, जिसको हम कहते हैं स्नेल का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। ये ज़्यादा स्नेल के नियम से ही पूछा जाता है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। साइन आई बटा में साइन आर बराबर नियतांक, जिस नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। और इस नियतांक को, इस कांस्टेंट को हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को ये देखिए पहले n से प्रदर्शित किया जाता है, n वही n है, तो इसको अपवर्तनांक यहाँ पढ़ेंगे। तो समझते रहिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और किन्हीं 2 माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इसको हिंदी में आई को कहते हैं आपतन कोण और आर को कहते हैं अपवर्तन कोण। क्यों? अपवर्तन कोण का परिभाषा हिंदी में कोई पूछेगा तो बताइएगा कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। तो यानी कि आपतन कोण की ज्या बोलते हैं साइन को। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको स्नेल के नियम से जानते हैं। और ये कांस्टेंट को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा हेडिंग जो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप 8th में पढ़े होंगे कि ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा में कांच में प्रकाश की चाल। इस फार्मूला से ये फ़ायदा होता है कि यदि आपको इस फार्मूला पर 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक अपवर्तनांक गायब रहेगा तो इसका कांच में प्रकाश की चाल बताएगा, यानी ज़रूरी नहीं है, ये दूसरा माध्यम कहते हैं। और ये तो फिक्स है कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये वायु में प्रकाश की चाल फिक्स है, इसका मान हमें निकालना है। 3 वेरिएबल है यहाँ, ये और ये। तो इसका मान फिक्स है तो निश्चित है कि या तो इसका मान दे देगा तो ये मान पूछेगा, और ये मान दे देगा तो ये मान, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ANG इस अपवर्तनांक के दोनों ओर पहले और दूसरे माध्यम लिखे जाते हैं, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका मतलब हुआ कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो इधर रहता है लेफ्ट में उसको सापेक्ष, और जो राइट में रहता है उसको बोलते हैं का।
यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जिसे बोलना है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो कहोगे WNG, और कुछ नहीं दिया है तो हमेशा किसी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लिखा जाता है। तो याद रखिएगा कि ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा में कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये देखिए ये दो हेडिंग लिख दिए हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना तो ज़रूर था, लेकिन आज के समय में ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। इसका नाम है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए क्या है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ आइए चित्र में, ये चित्र देखिए, पृष्ठ का बंटवारा है, यहीं से पृष्ठ का बंटवारा है। देखिए ये C क्रिटिकल एंगल, ये C ही क्रांतिक कोण है। तो इस क्रांतिक कोण का परिभाषा दिया जाता है कि सघन माध्यम में बना, सुनते रहिएगा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण या सघन माध्यम में बना वह कहेंगे क्रांतिक कोण वह है कि सघन माध्यम में वह बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? क्रांतिक कोण। यानी कि ये देख रहे हैं ये एंगल दोनों 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये ऐसे हो जाए कि 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब कि अब ये चीज़ होइबे न करे, अपवर्तन न हो, पूर्ण आंतरिक क्या हो? परावर्तन हो। तो जब 90 डिग्री से इसका कोण बढ़ाया जाएगा, यानी कि 90 डिग्री न कह के इसको किताब में कहा जाता है कि जब इस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक यानी क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाता है तो प्रकाश दूसरे माध्यम में एकदम नहीं लौटता। यहाँ देखिए, प्रकाश दूसरे माध्यम में बिल्कुल नहीं लौटता, बल्कि पहले ही माध्यम में पूरा का पूरा लौट जाता है। उसको हम बोलते हैं क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी फिर से सुन लीजिए, यदि क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा बढ़ाया जाए, कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा किया जाए तो प्रकाश पूरा का पूरा दूसरे माध्यम में नहीं आता है, पहले ही माध्यम में क्या कर जाता है, जिससे कि ये जब दूसरे माध्यम में आएगा तो निश्चित आप कहेंगे कि अपवर्तन हो रहा है। लेकिन जब दूसरे माध्यम में नहीं आएगा, पहले ही माध्यम में लौट जाएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा क्या? कि इसका जो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, क्रांतिक कोण से ज़्यादा रहेगा, तो फिर वे दूसरे माध्यम में नहीं आएगा। और एक ये संबंध है, सवाल बनता है n बराबर 1/sin c। n मतलब अपवर्तनांक और c माने क्रांतिक कोण। यह भी बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है वो क्रांतिक कोण के ज्या के व्युत्क्रम होता है। यानी क्रांतिक कोण के ज्या के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इस संदर्भ में परिभाषित किए कि n बराबर 1/sin c, जबकि ये दोनों हेडिंग आप लोग को निकाल दिया गया है। ये दोनों हेडिंग निकाल दिया गया है। एक आपको याद होगा कि पढ़ना था प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये लाल दिखाई देना। जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में था कि बाल्टी में डाला गया सिक्का प्रकाश में देखेंगे, या सिक्का की बात छोड़िए, देखे होंगे आपके दरवाजे जो खिड़की है, खिड़की में शीशा लगा होता है, वो चटक जाता है और चटक जाने के बाद छिद्र हो जाता है। उस छिद्र को देखेंगे सूर्य के प्रकाश में तो चमकता है, वह चमकता है। तो पूछा जाता है कि यह कौन सी घटना है? तो अब आपको बताना होगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जब लौटेगा तब पूरा का पूरा वो सतह क्या होगा? चमकेगा। ठीक है। अब इसके आगे ये सारी घटना, इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होगी। अब ये समझ लीजिएगा कि यदि किरण चली है और इस
इधर आ गई है तो निश्चित है कि जो सतह बंटवारा कर रहा है वायु और कांच का, विरल और सघन का, वह पारदर्शी नहीं है, सॉरी वो अपारदर्शी नहीं है, पारदर्शी है। क्योंकि जब अपारदर्शी रहता तो दर्पण हो गया। दर्पण का परिभाषा तो जानते ही हैं कि एक तल परावर्तक तल हो। दर्पण वह होता है जिसका एक तल परावर्तक तल, ताकि प्रकाश उससे टकरा के जाए और नेत्र पर आए, और दूसरा पेंटिंग करना पड़ता है ताकि प्रकाश उसको पार न कर पाए। क्योंकि जब प्रकाश पार कर जाएगा तब उसको आप रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन कहेंगे, यानी कि उसको आप अपवर्तन नहीं कह के क्या कहोगे, परावर्तन कहोगे। तो बच्चे इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस वीडियो को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आप लोग को कल या अगला दिन आप लोग को अब अगला वीडियो में रहेगा लेंस। तो लेंस को बहुत कुछ नहीं, लेंस को थोड़ा सा आज ही बता दे रहे हैं, ठीक है, कि कुछ लेट भी होगा तो आप लोग का काम चलता रहेगा। लेंस, LENS, ठीक है ना। लेंस, लेंस को कहा जाता है कि लेंस वह पारदर्शी माध्यम है, या लेंस जो होता है ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र पृष्ठ और दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस वह पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र और दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा होता है, ठीक है, ठीक ना। अब बच्चे क्या है कि जैसे कि लेंस जैसे दर्पण है, तो दर्पण को हम लोग जानते हैं कि दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। उसी तरह से लेंस को भी हम जानेंगे उत्तल और अवतल केवल 10th तक। 10th के बाद जैसे ही जाएंगे, जो इस पृष्ठ का बात हो गया है, अब इसको आप उत्तल नहीं कहोगे, समतलोत्तल, तो यानी कि पृष्ठ के आधार पर बंटवारा हो जाता है। मगर हम लोग को आज इस पाठ्यक्रम में 10th के स्टैंडर्ड पे हमको यही पढ़ना है कि दोनों पृष्ठ जो हैं वक्र पृष्ठ हों। ये इसको बोलते हैं अवतल, और इसको बोलते हैं उत्तल। इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, और इसको बोलते हैं अवतल लेंस। बता दे रहे हैं ताकि आप पढ़िएगा। तो लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। तो परिभाषित करना होगा तो कहिएगा कि वह लेंस जिसका बीच का भाग उत्तल मतलब उठा हुआ, जिसका बीच का भाग उठा हुआ हो उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, उसको कहते हैं उत्तल लेंस। और जिसका बीच का भाग धंसा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। एक बात और बता देना चाहेंगे कि जैसे दर्पण में किसकी प्रधानता थी, दर्पण में प्रधानता थी ध्रुव का, पोल। उसी तरह से इसमें है प्रकाशिक केंद्र। और जैसे कि मान लो कि प्रकाशिक केंद्र का कई परिभाषा है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि आप प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा वहीं याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र उसमें कहते थे। और हाँ, प्रकाशिक केंद्र कहते थे, और यहाँ भी क्या है, प्रकाशिक केंद्र ही हैं। तो लेंस में कोई भी दूरी आप प्रकाशिक केंद्र से मापोगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे एक लाइन और देख लीजिए। जैसे कि दर्पण सूत्र हम लोग पढ़ते थे, दो सूत्र की भी आवश्यकता है, छोटा मोटा सवाल लगाएंगे। दर्पण सूत्र,
दर्पण सूत्र, सूत्र मिरर फार्मूला कहते हैं, दर्पण सूत्र यही ना होता था कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और इसी तरह से होता है लेंस सूत्र। क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। अब देखो दर्पण सूत्र जो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f है, पहले बता चुके हैं, फिर एक बार रिपीट कर दें। u को कहते हैं वस्तु दूरी, v को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी और f को कहते हैं फोकस दूरी। सवाल बनाते समय u तो हमेशा माइनस में रहता है, u हमेशा माइनस में रहता है। v का कैसे जानकारी होगा ये आप लोग को हम पिछले वीडियो में दिए हैं, जाकर प्रकाश वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। बहुत छोटा ट्रिक भी बताए थे कि कैसे आप पहचान जाएंगे किधर प्रतिबिंब बन रहा है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, f को कहते हैं फोकस दूरी। इसको आप पलट भी सकते हो, लेकिन लेंस सूत्र जो है थोड़ा यही दिक्कत है कि याद रखना पड़ेगा कि 1/v माइनस 1/u, क्योंकि गलती से u लिखा जाएगा तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा, यहाँ पर क्या लगाना होगा? प्लस। क्योंकि हम जानते हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, कि योग की क्रिया जो होती है वो क्रम विनिमय होती है, लेकिन घटाव की क्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। 3 + 2 बराबर 2 + 3, लेकिन 3 - 2 नॉट इक्वल टू 2 - 3। तो इसलिए आप लोग को यहाँ प्लस माइनस पर ध्यान देना होगा। ये दर्पण सूत्र है, दोनों दर्पण के लिए सत्य है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। और यह भी लेंस सूत्र जो है दोनों लेंस के लिए, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स हो, दोनों के लिए क्या है? सत्य है। तो बच्चे अब आप लोग से विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो दिक्कत होगा फिर आप कमेंट के द्वारा आप बताइएगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक, ये मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आप एनर्जी दीजिए, हमको एनर्जी मिले कि फिर अगला वीडियो बनाने में भी हमें मन लगे कि नहीं वीडियो बनाना है। तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक के साथ साथ शेयर, और नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।